हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का मॉडल पेपर, जो कि 2011 में हुआ था। आज इसको फुल मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाली हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं इसके सॉल्यूशन पूरा लॉन्ग टाइप का और शॉर्ट टाइप का लेकर आ चुकी हूँ, जो कि है सेकेंड ईयर का एनएम का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो मैंने सॉल्व करवा दिया था पहले में ही। अब बात आती है कि शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की। तो शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन है वो है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के लिखने के महत्व क्या है, इनको हम पहले देखते हैं। तो रिकॉर्ड की बात करें तो किसी कार्य घटना को परिणाम के रूप में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उसे लिख कर रखना ही रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड को हिंदी में अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। इसको हिंदी में अभिलेख कहते हैं। अब इसकी बात करें कि ये क्या होता है, तो स्वास्थ्य के सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य की उन्नति, स्वास्थ्य समस्याओं के निपटान, संतोषजनक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु एक रिकॉर्ड की जरूरत होती है। बात करते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होता है। तो रिपोर्ट्स किसी घटना, परिस्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति के बारे में लिखित या मौखिक दिया गया जो ब्रॉड स्टेटमेंट होता है या वक्तव्य होता है, इसे ही हम रिपोर्ट्स कहते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन और अनुसंधान में अत्यधिक इसका महत्व होता है। यह संचार का एक बात करें तो प्रभावी माध्यम होता है। और रिपोर्ट्स में भी कई टाइप्स के रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मासिक और त्रैमासिक, हाफ ईयरली और ईयरली, अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर इसको लिखा जाता है। और रिपोर्ट्स जो होती है, जब इसका खूब टाइम तक संग्रह कर दिया जाता है तो वो रिकॉर्ड्स का रूप ले लेती है। एक अच्छी रिपोर्ट्स जो होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक बोले तो इसकी विशेषता। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है कि जो अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं वो स्पष्ट, पूर्ण, सरल और सरल भाषा में लिखनी चाहिए। लिखित रिपोर्ट संक्षिप्त एवं पूर्ण होती है। मौखिक रिपोर्ट सुनने में स्पष्ट, पूर्ण और अच्छी तरह सुनने योग्य होनी चाहिए। रिपोर्ट निर्धारित समय तक पूरी होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है। तो जितने भी नॉलेज अबाउट हेल्थ प्राप्त स्वास्थ्य के ज्ञान को इच्छुक व्यक्तियों और सामुदायिक व्यवहारिक तरीकों में शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा पहुंचाना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। इंग्लिश में अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन और द व्हाट इज नोन अबाउट हेल्थ इनटू desirable individual and community behavior patterns by means of an educational process। स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जो लोगों के स्वास्थ्य अभ्यासों के परिवर्तनों और इन परिवर्तनों से संबंधित ज्ञान व विचारों को प्रभावित करती है। भारतवर्ष में अधिकतर लोगों के बीमार पड़ने का कारण उनके द्वारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साधारण नियमों की अवहेलना या इन नियमों की व्यवहारिकता में अंतर होना है। स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य ज्ञान और उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाना। इसके एजुकेशन की जो हेल्थ एजुकेशन है उसके एम्स की बात करें तो यह है कि सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य समुदाय की मूल्यवान प्रविष्टि है यह। और इसके क्षेत्र की बात करें तो ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन और इन सब में मेंटल हेल्थ, इन सब के क्षेत्र में आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन में एक नर्स की भूमिका क्या होती है? तो इनकी भूमिका की बात करें इनकी भूमिका की तीसरा क्वेश्चन है, तो सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान देना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में इनकी निम्न भूमिकाएं होती हैं, जिनका इस प्रकार वर्णन है। नंबर 1, पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सक्रिय योगदान देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। सभी कार्यक्रम की आवश्यक सूचनाएं समय से और नियमित रूप से उचित स्थान पर भिजवाना चाहिए। ये होते हैं इनके स्वास्थ्य कार्यक्रम में इनकी भूमिका। अब आप और भी इसमें लिख सकते हो, मैंने थोड़ी बहुत आपको बता दी है। अब क्वेश्चन है कि सब सेंटर में संग्रहित किए जाने वाले रजिस्टर। तो सब सेंटर में बहुत टाइप्स के रजिस्टर संग्रहित किए जाते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इस तरीके से आप लिखेंगे कि एलिजिबल कपल रजिस्टर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स होता है कि गर्भ निरोध सहित योग्य दंपत्ति रजिस्टर। एंटीनेटल एंटीनेटल पोस्टनेटल रजिस्टर मीन्स जन्म पूर्व, जन्मकालीन एवं जन्मोत्तर रजिस्टर। जैसे कि अंडर 5 क्लिनिक्स रजिस्टर होते हैं, इम्यूनाइजेशन रजिस्टर होते हैं, और ग्रोथ मॉनिटरिंग रजिस्टर होता है, और ड्रग्स रजिस्टर होते हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्स होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन संचारी रोग होता है, इसके रजिस्टर्स होते हैं, एपिडेमिक रजिस्टर्स को रखा जाता है, और जैसे कि माइनर जो डिजीज़ कंडीशन होती हैं उनके रजिस्टर रखे जाते हैं, वाटर क्वालिटी एंड सैनिटेशन के रजिस्टर रखे जाते हैं, जननी सुरक्षा योजना के रजिस्टर रखे जाते हैं, मलेरिया से जितने लोग पीड़ित हुए हैं इन सब के भी रजिस्टर वहाँ पे रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत। पंचायत को देखते हैं क्या होता है। तो पंचायत को हम लिखेंगे कि पंचायत जो होता है ये ग्राम स्तर पर होता है, और इसमें गांव के लोग होते हैं, और इसमें भी कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है जो कि पंचायत के कार्य और गांव की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि गांव के सभी जो पंजीकृत मतदाताओं की एक सभा होती है, जिसकी वर्ष कम से कम वर्ष में 2 बैठकें होना आवश्यक है, और ये सभा करों के टैक्सेशन के विषय में वार्षिक कार्यक्रमों के विषय में विचार एवं विमर्श करती है, तथा जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चयन करती है। ये होता है कि ग्राम सभा। अब ग्राम पंचायत की बात करते हैं कि पंचायत इसने पूछा है, तो ग्राम पंचायत क्या होता है। तो यह ग्राम सभा का एक कार्यकारिणी अंग होता है जो पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना तैयार करती है। मतलब कि जितने भी ग्राम सभा होती हैं उनमें पंचायत क्षेत्र का किस तरीके से विकास हो, इसका योजना जो है ये ग्राम पंचायत तय करती है। वार्षिक बजट बनाती है। इसमें 15 से 30 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल जो होता है वो 3 से 4 वर्ष होता है। एक जो ग्राम पंचायत होता है उसमें 5,000 से 15,000 या इससे अधिक की जनसंख्या पर गठित की जाती है। पंचायत का एक मुखिया होता है जो कि निर्वाचित सरपंच होता है। इसके अतिरिक्त उप सरपंच और पंचायत सचिव भी इसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो ये होता है पंचायत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या होती हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं उनकी पोस्टिंग 1,000 जनसंख्या पर होती है, और ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करती हैं, उनका देखभाल करती हैं और उनको पढ़ाती हैं, और उनको राशन वगैरह भी उनका वितरण करती हैं, और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका भी देखभाल करती हैं, उनको भी हेल्थ एजुकेशन देती हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं उनको एनम से कहकर प्रोवाइड करवाती हैं। और ये क्या करवाती हैं कि बच्चों का भोजन हो गया, और भोजन पकाने का काम जो सहायिका है इनकी वो करती हैं, और ये लोग भोजन प्रोवाइड करवाती हैं बच्चे को।
ये होता है इन लोगों का कार्य। और क्या कार्य करती हैं ये? एक माह में जन्मे हुए जितने भी बच्चे होते हैं उनकी सूचना देती हैं। किसको देती हैं? इन्हें को सूचना देती हैं और उनके रजिस्टर को भी बनवाती हैं और इम्यूनाइजेशन इन सब का भी हेल्थ चेकअप भी करवाती हैं। और ये सब जो होता है ये सब हेल्थ चेकअप वगैरह जाकर पीएचसी में ये लोग करवाती हैं। तो ये लोग आशा के साथ भी मिलकर कार्य करती हैं और होम विजिट करती हैं और बच्चों में जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको पहचानने का भी कार्य करती हैं और अगर कोई भी विकलांग बच्चा होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। तो ये सब होता है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। अब बात करते हैं कि घेघा क्या होता है। तो घेघा को जान लेते हैं। तो जो घेघा रोग होता है इसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं और ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर इसका ट्रीटमेंट करवाएं तो इसमें नमक का सेवन करना चाहिए और इसमें जो गले के पास ग्वाइटर ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होता है और व्यक्ति को बोलने में भी कभी कभी परेशानी होती है। तो उनको बस यही सलाह देनी चाहिए जो भी इसके पेशेंट होते हैं कि वो आयोडीन युक्त जो भोजन है उसको करें और क्या करें कि लीवर ऑयल दूध मांस एवं ताज़ा जल का प्रयोग करें। सतत शिक्षा और नर्सिंग। तो ये क्या होता है इसकी बात करते हैं हम कि सतत शिक्षा और नर्सिंग क्या होता है। तो देखो सतत शिक्षा का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन। इसका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन होता है। तो सतत शिक्षा का तात्पर्य है कि लगातार पढ़ते और पढ़ाते रहना, मतलब चाहे खुद पढ़ते रहो या फिर किसी को पढ़ाते रहो, तो ये होता है सतत शिक्षा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी नवीनतम सूचनाएं आए दिन जैसे कि उस पर न्यूज़ वगैरह पे निकलती रहती हैं। तो इसको अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, पढ़ते रहने से इसमें आत्म विकास होता है। अपने उच्च अधिकारियों और अन्य बैठकों में सम्मिलित होने से भी क्या होता है कि आत्म विकास होता है, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हमें एजुकेशन मिलता है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बैठकों में शिक्षा देने जैसे प्रशिक्षण देना, अपनी उपलब्धियों को बताना आदि से स्वयं की दक्षता में विकास होता है और इन सब संसाधनों से स्वास्थ्य सेवाओं में कुशलता, तीव्रता एवं पूर्णता, सरलता, उपलब्धता, नवीनतम तकनीकी और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के द्वारा नई नई चीज़ों को सीखा जा सकता है। और ये जो होता है कंटिन्यूअस एजुकेशन, तो इसमें निरंतर शिक्षा को जो होता है इसको प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। निरंतर शिक्षा, बात आ गई कि निरंतर शिक्षा, सतत शिक्षा और निरंतर शिक्षा दो होते हैं, एक सतत शिक्षा होता है और एक निरंतर शिक्षा होता है। तो निरंतर शिक्षा औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्राप्त की जाने वाली एक शिक्षा है। निरंतर शिक्षा ऐसा शिक्षा कार्यक्रम है जो सहभागियों के ज्ञान और कौशल को क्या करती है, नवीनतम करने के लिए ये चलाया जाता है। तो ये नवीनतम शिक्षा और सतत शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग दोनों सेम ही होते हैं। तो सतत शिक्षा इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार शब्द को परिभाषित कीजिए। आपको इसमें से 3 आंसर देने हैं। जैसे कि आप संचार को चाहे परिभाषित करना, चाहे इसके उद्देश्य क्यों बताना है, चाहे इसकी प्रक्रिया और बाधाओं को बताना है। तो संचार जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मॉडल पेपर में आया हुआ है तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। तो संचार को अगर इंग्लिश में बात करें तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है। और संचार जो होता है व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के मध्य जो उनके थॉट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, ओपिनियन होता है, फैक्ट होता है, इन सबको सूचनाओं में सहभागिता तथा उनका आदान प्रदान करना है। मतलब संचार का सीधा साधा अर्थ होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। इसके एम्स की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अच्छे व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, अफवाहों को दूर करना, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाना, जनता एवं कार्यकर्ताओं से
प्रतिपुष्टि या फीडबैक जिसे कहते हैं प्राप्त करना, स्वास्थ्य के संरक्षण एवं उन्नति में लोगों की सहायता करना, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। बात करें उद्देश्य या बोले तो एम्स कहते हैं। और इनकी जो इनके एलिमेंट्स होते हैं किस तरीके से पहुंचाए जाते हैं, तो ये इसके 7 चरण होते हैं। जैसे कि पहला होता है कि पहले तो कोई भी जो संचार भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं, और वो कोई मैसेज तैयार करता है कि ये मैसेज मुझे भेजना है। फिर वो उसका एनकोडिंग करता है और एक चैनल के माध्यम से, जिसको बोलते हैं माध्यम के थ्रू वो किसी के पास भेजता है। किसी के पास जैसे कि हो गया माध्यम के थ्रू, मोबाइल जैसे हो गया एक माध्यम, तो इस तरीके से वो भेजता है। और रिसीवर उसे कहते हैं जो प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति जब प्राप्त करता है तो उसे ही रिसीवर कहते हैं। फिर उसके बाद बात आता है डिकोडिंग की। तो संदेश प्रक्रिया के इस चरण में संदेश का मतलब जानने के लिए भेजने वाले से प्राप्त संकेतों को समझा जाता है। संकेतों को, जो संकेत होते हैं उनको समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। फिर फीडबैक वो देता है, मतलब उस पर क्या प्रतिक्रिया अपनाता है वो, ये होता है इसके 7 चरण। एक सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर्स, डिकोडिंग और फीडबैक। हिंदी में बात करें तो प्रेषक पहले होते हैं, संदेश कोड करना, माध्यम, प्राप्तकर्ता और कोड खोलना, और एक लास्ट में प्रतिपुष्टि। अब बात करें कि एक क्वेश्चन और है इसमें कि प्रक्रिया और बाधाएं। तो इसमें लैंग्वेज बैरियर जैसे कि भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम आपकी भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। आप मेरे सामने चाहे जो भी बोल रहे हो, मुझे वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज बैरियर जिसे कहते हैं। बहरापन जिसे इंग्लिश में डीफनेस कहते हैं। अगर मैं बहरी हूँ और आप लोग कुछ भी बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, तो ये होता है कि बहरापन होने से ये संचार की एक बाधा है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जिसे मनोवैज्ञानिक बाधाएं कहते हैं, जैसे कि ईर्ष्या होना, अरुचि होना उस संचार के प्रति, तो ये सब भी एक बाधा के रूप में जाना जा सकता है। ब्लाइंडनेस, अब जैसे कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और जो ब्लाइंड है वो व्यक्ति, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, तो वो व्यक्ति जान ही नहीं पा रहा है कुछ कम्युनिकेशन के रूप में, कुछ जो भी नोटिफिकेशन होता है, कुछ दिया गया है, लिखा गया है, तो वो नहीं देख पा रहा है। तो इस तरीके से संचार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पर्सनल बैरियर्स जैसे कि झूठे आश्वासन या झूठे विश्वास, समय की कमी, भय या फिर कम सुनना, ये सब भी होती हैं कि संचार की ये सभी बाधाएं होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेप्रोसी का डेफिनेशन लिखना है और उसके सिम्टम्स लिखने हैं, उसके मैनेजमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन। देखो आपको लिखना इसमें से एक ही है, बट मैं बता दे रही हूँ सारा, क्या आ जाए क्या पता। तो इसे हैंसेन या सामाजिक रोग भी कहते हैं। इस रोग की उत्पत्ति जो होती है वो संचरण में अनेक सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। तो जो ये लेप्रोसी होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी स्किन पे वाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं, जिसमें अगर आप सुई चुभोते हो तो उसमें चुभन की अनुभूति उसको फील नहीं होती है। और जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा ब्रॉड रूप ले लेती है तो इसमें विकलांगता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसमें व्यक्ति जो होता है मंदबुद्धि भी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो स्किन होती है उस पर वाइट कलर के स्पॉट हो जाते हैं, और वाइट स्पॉट की जो स्थान पर क्या होता है कि उसमें संवेदना की स्थिति, जो संवेदनशील इंसान होता है, जैसे कि अगर कहीं पे किसी को कोई टच करो तो वो जान जाता है, बट अगर जहाँ पे वाइट स्पॉट हो जाता है वहाँ पे अगर आप टच करोगे तो वो चीज़ें उसको महसूस नहीं होती है। जो भौहें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और ये बिल्कुल उठी उठी सी लगती हैं।
जो तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम होता है, वो भी मोटी हो जाती हैं। और बात करें तो नाक बैठने लगती है और पिचकने लगता है, और हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं उनमें गलन हो जाता है, मतलब जैसे गलने लगती हैं, और विकलांगता की फिर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है इसका सिम्टम्स। और मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले तो आप लोग आराम से पढ़िए, इधर उधर ना देखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, सामने देखिए, और किस पे जो मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए, और इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। देख रही हूँ सब लोग इधर उधर कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग पढ़ो आराम से। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो आरंभिक अवस्था में ही अगर पता लग जाता है तो फिर ठीक है, मैनेजमेंट सही से हो जाता है। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में पता चलता है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि MDT थेरेपी दी जाती है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है। और जो घाव होते हैं ना उनकी देखभाल करनी चाहिए जो हो जाते हैं इसकी वजह से, और हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज में लोगों को ऐसा लगता है कि लेप्रोसी हुआ है तो इनके किसी बुरे काम की वजह से हुआ है, इसीलिए लोग बहुत ही बुरे तरीके से निगाह से देखते हैं। और व्यक्ति जो होता है ना वो थोड़ा, अगर ऐसे उसको लेप्रोसी हो जाता है तो वो थोड़ा शर्म की वजह से भी नहीं जी पाता है, थोड़ा शर्म फील करता है, इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए। ट्रीटमेंट में बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए दो मेडिसिन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, वो है डेप्सोन और रिम्फासिन। तो ये दो दवाएं दी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरल प्रणाली। तो रेफरल प्रणाली क्या होती है इनको जान लेते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह प्रणाली जिसमें रोगी को कम सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्र से अधिक सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसे ही रेफरल सिस्टम कहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें तो जो पेशेंट होता है उसको जल्दी से उसका निदान हो जाए इसलिए उसको भेजा जाता है, और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना यह इसका महत्व है। जो पेशेंट होता है उसको उचित चिकित्सा सही समय पर प्रदान कर समय खर्च एवं प्राणघात संभावनाओं को कम करने के लिए भेजा जाता है, जटिलताओं को बढ़ने से रोकने के लिए और अच्छी ट्रीटमेंट देने के लिए। भेजे गए स्थान पर जो पेशेंट हो वो आराम तरीके से आराम पूर्वक भेजना या ले जाना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए जन समुदाय, स्वास्थ्य कर्मी एवं चिकित्सा से जुड़े लोगों में आवश्यक ज्ञान और शिक्षा फैलाना चाहिए। तो ये इसके कार्य होते हैं। रेफरल प्रणाली के में एक नर्स की भूमिका क्या होती है, उनका उत्तरदायित्व तो क्या होता है, इनको जान लेते हैं। तो पूरे नर्सिंग स्टाफ को रेफरल सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, और रोगी क्लाइंट का जो क्लाइंट होता है उसका चयन रेफरल सिस्टम के लिए ध्यानपूर्वक करना चाहिए। एक इनकी भूमिका ये होती है कि अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग होना चाहिए। रेफरल फॉर्म में प्रविष्टियाँ और जो स्पष्टीकरण हैं उन वो सही होनी चाहिए। गंभीर रोगी को भेजते समय उसके साथ जीवन रक्षक उपकरण जैसे कि औषधियाँ और IV फ्लूइड इन सबको लगाकर ही भेजना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें भी साथ में ही जाना चाहिए तो ज़्यादा सही होता है। अब आता है बात सब सेंटर के कार्य। तो सब सेंटर के कार्य को जानते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं और इसमें इनकी भूमिका क्या होती है। तो देखो, जो सब सेंटर होता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच जो संपर्क का प्रथम स्थान होता है। सब सेंटर के डेफिनेशन की बात करूं
तो स्वास्थ्य केंद्र समुदाय आधारित रोगी केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वास्थ्य देखभाल या हेल्थ केयर के सीमित साधनों वाली जनसंख्या की सेवा प्रदान करता है। इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 5,000 जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में होता है, और हिली एरिया में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये 3,000 की जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। इसके कार्य देखते हैं। तो कार्य इसमें मेडिकल केयर देना मीन्स चिकित्सीय देखभाल करना, रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड को रखना, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन एवं MCH मैटरनल चाइल्ड हेल्थ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शिक्षा देना, सैनिटेशन मीन्स सुरक्षित जलपूर्ति और बेसिक स्वच्छता को बनाए रखना, इसके बारे में लोगों को हेल्थ एजुकेट करना, जैविक सांख्यिकी के संग्रह का रिपोर्टिंग करना, और रेफरल सेवाएं प्रदान करना, और हेल्थ गाइड्स देना, और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। इसमें एक एएनएम की भूमिका क्या होती है ये जानते हैं। तो देखो भूमिका यही होती है, पहले तो हम डालेंगे कि इसमें इनकी निम्न भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन करना, एंटीनेटल एवं पोस्टनेटल केयर देना, होम विजिट करना, और जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज करना, सब सेंटर पे आए हुए मरीजों का देखभाल करना, और उनको रेफरल प्रणाली की सुविधाओं के बारे में बताना, और जितनी भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं मातृ शिशु देखभाल के लिए, इन सबको जनता को बताना, ये सब होता है एक एएनएम के कार्य। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताना। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आज तक हुए हैं 2011 से लेकर 2022 तक, उन सब के सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को वीडियो इसी तरीके से प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए इसके सॉल्यूशन के तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।